हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिनाइसेंस। आज की वीडियो से हम यूरोप इन ट्रांजिशन का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने देखना है कि जो मेडिवल वर्ल्ड था, जो मेडिवल यूरोप था, वो ट्रांसफॉर्म हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे। उसके बाद हम रिनाइसेंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि रिनाइसेंस से पहले यूरोप में क्या चल रहा था। सो इट्स बैकग्राउंड Between 14th to 17th centuries, यूरोप अंडरवेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं यूरोप में, ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द मेडिवल वर्ल्ड टू द मॉडर्न वर्ल्ड। मेडिवल वर्ल्ड में क्या था, जो सारी सोसाइटी थी वो किसने डोमिनेट की हुई थी, फ्यूडल लॉर्ड्स ने या फिर चर्च ने। चर्च की अथॉरिटी थी, चर्च ने डोमिनेट किया हुआ था सारी चीज़ों को। फ्यूडल सिस्टम था, चर्च था, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो भी रिजिड था, रिस्ट्रिक्टेड था, चर्च डोमिनेटेड। सोशल स्ट्रक्चर रिजिड का क्या मतलब है कि जो क्लासेस थी वो डिवाइडेड थी, जैसे कि क्लर्जी हो गया, नोबल्स हो गए और लास्ट पर हमारे थर्ड आते हैं कॉमन पीपल। और इसमें सफ़र कौन करता था, सारी चीज़ों में कॉमन पीपल को ही सफ़र करना पड़ता था। बट हमें मॉडर्न वर्ल्ड में क्या देखने को मिलता है, ये तो मेडिवल यूरोप था जिसमें ये सारी चीज़ें थी, चर्च की डोमिनेंस थी, सुपरस्टिशंस थे और क्या ब्लाइंड बिलीव्स थे। उसके बाद ग्रेजुअली यूरोप मॉडर्न जो वर्ल्ड है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं लोग, ग्रोथ देखने को मिलती है इकोनॉमी में, कल्चरल रिवाइवल होता है और हमें पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस। तो ये ट्रांजिशन हुई थी यूरोप में। ये जो ट्रांजिशन हुई थी मेडिवल वर्ल्ड से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड तक, इट वाज नॉट अ सडन इवेंट। ये कोई भी सडन इवेंट नहीं था, बट एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का रिजल्ट था। So now we are moving to the introduction of Renaissance. So it is derived from the Latin word, जो रेनेस कोर वर्ड है उससे derived हुआ है Renaissance word, which means rebirth और revival. अब इस टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का क्या है, rebirth है. So it refers to the rebirth of classical learning, art, कल्चर एंड द ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ ग्रीस एंड रोम। ये जो हमारी सिविलाइजेशंस थी, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस, इनकी जो क्लासिकल लर्निंग थी, इनकी आर्ट, कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज़, उसका रीबर्थ हुआ था। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिनाइसेंस बोलते हैं। इट वाज नॉट ओनली एन आर्टिस्टिक मूवमेंट, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्लासिकल लर्निंग थी, आर्ट, कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज़ थी। ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक मूवमेंट नहीं थी, बट इट वाज अ कंप्लीट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल अवेकनिंग। इससे क्या होता है, लोग इंटेलेक्चुअली अवेकन होते हैं और उन्हें कल्चर का भी, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है इस मूवमेंट की वजह से। ये इटली में स्टार्ट हुई थी, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो फ्लोरेंस। एंड इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ ह्यूमनिज्म वाज डेवलप्ड। दिस इज़ द मेन कोर आइडिया ऑफ रेनाइसेंस। ह्यूमनिज्म इज़ द मेन कोर आइडिया। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन की पोटेंशियल है, जो ह्यूमन की कैपेसिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको वैल्यू देनी है, ना कि हमने सुपरस्टिशंस या फिर ब्लाइंड फेथ्स में ट्रस्ट करना है। इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न थिंकिंग इन यूरोप। ये जो मूवमेंट थी रेनाइसेंस, इसने मॉडर्न थिंकिंग की जो बिगनिंग थी उसको मार्क कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस रिनाइसेंस मूवमेंट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्यूडलिज्म। इसमें क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि उन्होंने काम करना है, लेकिन जो लैंड थी वो कंट्रोल किन के हाथों में होता था, नोबल्स या फिर किंग के हाथों में। सो ऑल द प्रिविलेज वो इंजॉय कौन करता था, वो तो नोबल्स और किंग इंजॉय करते थे। एंड हु वाज सफरिंग, जो पीजेंट्स थे, जो कॉमन पीपल थे, वो सफ़र कर रहे थे। देन सेकेंड इज़ अथॉरिटी ऑफ चर्च। जो सोसाइटी थी, पॉलिटी थी या फिर इकोनॉमी थी सारी उसकी यूरोप की, वो गाइड की जाती थी चर्च की अथॉरिटी के द्वारा। मतलब चर्च की अथॉरिटी के बिना कोई भी डिसीज़न नहीं लिया जाता था, लोगों का डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में कोई भी रोल नहीं था। और जो चर्च था उसको क्या माना जाता था, पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता था। देन वी हैव सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ्स। जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे डिसीजेज़ हो गए, फेमाइन या फिर बाकी, उनको क्या कहा जाता था कि ये गॉड के एक्ट्स हैं,
दीज आर द एक्ट्स ऑफ गॉड। ये हमारे आजकल भी मानी जाती हैं चीज़ें, कुछ सुपरस्टिशंस हैं या फिर ब्लाइंड फेथ्स हैं, बट उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सी ये चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो रैशनल थिंकिंग थी, जो क्रिटिकल थिंकिंग थी लोगों की, उसको तो सुप्रेस किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने पहले भी बताया कि जो सोसाइटी थी वो क्लासेस में डिवाइड थी, नोबल्स, क्लर्जी और पीजेंट्स। क्लर्जी में तो वही आ जाते हैं, प्रीस्ट आ जाते हैं, या फिर रीजनल हमारे जो रिलीजियस ऑफिसर्स हैं वो आ जाते हैं। नोबल्स में अरिस्टोक्रेट्स आ जाते हैं, या फिर जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे वो आ जाते हैं। पीजेंट्स या फिर कॉमन पीपल सभी थर्ड क्लास में आ जाते हैं। देन होली वार्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। क्रूसेड्स, ये क्या होती हैं, सीरीज़ हैं जो कि रिलीजियस वॉर चल रहे थे क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में। ये इंट्रोड्यूस किए थे क्रिश्चियंस ने ताकि वो जो होली लैंड्स हैं उनको कैप्चर कर सकें। एंड नाउ वी हैव द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रिनाइसेंस, के कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इस रिनाइसेंस मूवमेंट का राइज होता है। तो वेरी फर्स्ट इज क्रूसेड। जो ये लड़ाइयाँ थी, जो रिलीजियस वॉर्स चल रहे थे, इनकी वजह से क्या हुआ, न्यू रूट्स थे जो वो ओपन हो गए बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट। ये क्रिश्चियंस ने क्या किया, लॉन्च किए थे वॉर्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे वॉर्स थे, ताकि वो होली लैंड्स को क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। इसमें हम एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, जेरूसलम, ये एक होली लैंड थी। और इसकी वजह से क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, क्योंकि एक्सचेंज हो जाता है आइडियाज़ का इनके बीच, और जिसकी वजह से कल्चरल इन्फ्लुएंस होती है और रिनाइसेंस मूवमेंट का ये एक फैक्टर बन जाता है। देन सेकंड, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, गुटेनबर्ग ने। वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम। जो बुक्स थी वो चीपर अवेलेबल हो गई थी, वाइडली अवेलेबल हो गई थी। जो बुक्स थी वो हमें चीपर मिलने लग गई थी उस टाइम पर, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वाइडली अवेलेबल हो गई थी बुक्स। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नॉलेज थी, वो नॉलेज सिर्फ इलाइट्स के पास ही लिमिटेड नहीं थी, कोई भी नॉलेज को ले सकता था। द आइडियाज़ वर सर्कुलेटेड टू द पीपल, लोगों को आइडियाज़ सर्कुलेट किए गए। देन डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडलिज्म चल रहा था, फ्यूडलिज्म का सिस्टम चल रहा था जिसमें पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि उन्होंने काम करना है, बट जो लैंड थी वो कंट्रोल कौन करते थे, नोबल्स और किंग्स करते थे, उसका डिक्लाइन हो गया था। एंड नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ मंगोल एम्पायर। इसमें क्या होता है कि जो मंगोल एम्पायर था उसने हेल्प किया था यूरोप को कि वो एशिया के साथ कनेक्ट कर सके, कनेक्ट विद एशिया थ्रू द सेफर रूट्स। इसने सेफर रूट्स प्रोवाइड किए, तो इसकी वजह से क्या होता है, फैसिलिटेट हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज फैसिलिटेट हो गया, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, टेक्नोलॉजीज़ एक्सचेंज हुई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये एक फैक्टर बन जाता है रिनाइसेंस का। जो हमारे यूरोपियन नेशंस थे, जैसे कि इटली हो गया, इटली, जर्मनी, इन सभी ने क्या किया था, मनी इन्वेस्ट की थी यूरोप की डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल प्रॉपर्टी इन यूरोप। जो ट्रेड और कमर्स था वो एक्सपैंड हो गया था, ट्रेड एंड कमर्स वाज एक्सपेंडेड, जिसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है यूरोप में। सो कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू प्रॉस्पेरिटी इन यूरोप। इट वाज आल्सो एन कॉज, जो कि एक फैक्टर बनता है रिनाइसेंस का। देन फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये जो है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर, ईस्ट रोमन एम्पायर का कैपिटल है ये। जब ऑटोमन टर्क्स का फॉल होता है, फॉल ऑफ ऑटोमन टर्क्स, इसकी वजह से क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है। जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, दे फ्लेड टू इटली, वो इटली जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन वर्क्स। जो ग्रीक और रोमन के वर्क्स थे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हैं वो इंस्पायर करते हैं यूरोप के लोगों को, और क्या आती है, रिनाइसेंस मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. सो दीज आर द factors responsible for the rise of Renaissance. So now we have the features of this Renaissance movement. The very first feature is humanism. It is the core idea of Renaissance movement. इसमें क्या था कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, डिग्निटी है और पोटेंशियल है, इसको इम्पोर्टेंस दी गई. जो थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे उस टाइम पर, उन्होंने क्या बिलीव किया कि जो लोगों का इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट पर अटेंशन दी गई. उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं लोगों की, उसकी वजह से हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ सकते हैं. जो ह्यूमंस हैं वो कैपेबल हैं, बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियलिटीज़, वो इम्प्रूव कर सकते हैं यूरोप की कंडीशंस को. एंड इन्होंने किस चीज़ को एम्फेसाइज किया, इंडिविजुअलिज्म को. देन द सेकेंड पॉइंट इज़ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज. अब क्लासिकल नॉलेज का रिवाइवल हुआ था. हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस की जो क्लासिकल लर्निंग थी, आर्ट थी, लिटरेचर का, उसका क्या हुआ था, रिवाइवल हुआ था इस रिनाइसेंस मूवमेंट में. नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक एडवांसमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसमें टेलीस्कोप की डिस्कवरी होती है जो गैलीलियो ने की थी. ये नेम हमें याद रखना है. प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था, ग्यूटेनबर्ग ने. एंड टेलीस्कोप को किया था गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस. रिनाइसेंस मूवमेंट थी, इसने इनकरेज की साइंटिफिक थिंकिंग, क्योंकि टेलीस्कोप भी डिस्कवर हुआ. किसके बेस्ड पर की थी, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस्ड पर की थी, ना कि सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ के ब्लाइंड जो बिलीव्स थे उन पर कुछ नहीं था. जो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट्स थी, क्या थी, साइंटिफिक थिंकिंग थी, उसको इनकरेज किया था रिनाइसेंस मूवमेंट ने. एंड इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है. एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ का चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, थिंग्स का एक्सचेंज होता है. देन वी हैव इकोनॉमिक ग्रोथ. जो न्यू मार्केट्स थी और सिटीज़ थी वो इस्टेब्लिश हो गई थी. न्यू मार्केट्स एंड सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड. और क्या होता है, जो ट्रेड है वो एक्सपैंड हो जाती है, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है. बैंकिंग सिस्टम, ट्रेड एक्सपैंड हो जाती है और हमें क्या देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है. देन लास्ट वी हैव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी देखने को मिलती है. एक तो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हो गई थी, नेविगेशन टूल्स इन्वेंट हो गए थे. तो क्या था, एडवांसेस हुई थी आर्किटेक्चर में और इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से क्या है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली यूरोपियन सोसाइटी में. एंड देन वोग ऑफ क्लासिज्म. इसका क्या मतलब है कि जो बेस्ट फीचर्स थे दोनों सिविलाइजेशंस के, क्लासिकल सिविलाइजेशंस के, रोम और ग्रीस के, उनको रखा गया था इसमें, इस रिनाइसेंस मूवमेंट में उनको रखा गया था. अडॉप्ट किए गए थे बेस्ट फीचर्स ऑफ दीज बोथ सिविलाइजेशंस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रिनाइसेंस मूवमेंट. The core idea of Renaissance movement is humanism. Then we have कि क्लासिकल नॉलेज का रिवाइवल हुआ था, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई थी, कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है हमें और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस देखने को मिलती है. नाउ वी हैव द सिग्निफिकेंट रिनाइसेंस थिंकर्स. हमें रिनाइसेंस के जो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे या थिंकर्स थे उनके नेम भी याद रखने हैं. वी हैव लियोनार्डो दा विंसी, जिनको रिनाइसेंस मैन कहा जाता है, एंड ही इज़ फेमस फॉर द पेंटिंग मोनालिसा. देन वी हैव लोरेंजो दे मेडिसी. इन्होंने क्या किया था, ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट. लियोनार्डो दे मेडिसी वॉज फेमस आर्टिस्ट. इन्होंने क्या किया, ये जो एक ग्रेट पैटर्न थे रिनाइसेंस मूवमेंट के, जिन्होंने सपोर्ट किया आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को और ह्यूमनिस्ट को सपोर्ट. देन वी हैव माइकल एंग्लो. इन्होंने क्या बनाया था, फेमस स्टैचू ऑफ डेविड. ये कौन थे, एक फेमस स्कल्पचर थे. Michael Angelo was a famous sculptor and
पेंटर एंड आर्टिस्ट, जिनके जो काम है वो किस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन ब्यूटी और स्ट्रेंथ को. हिज वर्क्स सेलिब्रेटेड ह्यूमन ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ. देन लास्ट वी हैव थॉमस मोरे. इनका जो फेमस वर्क है, इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क, इट इज़ यूटोपिया. वी हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. ये क्या थे, एक इंग्लिश ह्यूमनिस्ट और फिलोसोफर थे जो कि अपनी बुक के लिए जाने जाते हैं, यूटोपिया के लिए. इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया एजुकेशन को, इक्वालिटी को और सोशल जस्टिस को सपोर्ट किया, जो रिनाइसेंस के आइडियाज़ थे, जो रिनाइसेंस के ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ थे, उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियाज़. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिनाइसेंस. फर्स्ट वी हैव सीन के ट्रांजिशन हुई थी मेडिएवल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में. पहले चर्च डोमिनेटेड थी थिंक, उसके बाद में यूरोप ने क्या एक्सपीरियंस किया, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल चेंजेस एंड कल्चरल रिवाइवल. फिर हमने रिनाइसेंस की इंट्रोडक्शन देखी कि ये किस टर्म से आया है, क्या था. बेसिकली जो मेन मीनिंग है रिनाइसेंस का वो क्या है कि जो क्लासिकल लर्निंग, आर्ट या फिर कल्चर था इन सिविलाइजेशंस का, ग्रीस का और रोम का, उसका रीबर्थ हुआ था. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक रिनाइसेंस, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can ask me in the comment section. Thank you, and in the next video we will be covering the Enlightenment movement.